नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मा कंपनी की आईपीसीए लैबोरेटरीज। चलिए इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इसके हाल के प्रदर्शन और आने वाले प्लान्स में आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी बात, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ जानकारी और सीखने के लिए है। इसे कोई खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे इसके Q3 के रिजल्ट्स, जो कि एक मिक्स्ड बैग रहे हैं। फिर समझेंगे कि इसमें तेजी के क्या कारण हैं और कौन से रिस्क हैं जिनसे सावधान रहना है। इसके बाद मैनेजमेंट का FY27 के लिए क्या प्लान है और आखिर में हम बात करेंगे वैल्यूएशन की कि क्या ये स्टॉक आज की डेट में महंगा है या सस्ता। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, Q3 के नतीजे। और जैसा मैंने कहा, कहानी थोड़ी मिली-जुली है। प्रॉफिट तो शानदार दिख रहा है, लेकिन रेवेन्यू में थोड़ी कमजोरी है। तो ये रहे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। देखिए, नेट प्रॉफिट में साल दर साल मतलब पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले 31.5% का जबरदस्त उछाल है और मार्जिन भी लगभग 1% बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन रेवेन्यू पर नजर डालिए, पिछली तिमाही से ये 6.4% गिरा है, तो मतलब कमाई घटी पर मुनाफा बढ़ गया। और ये चार्ट इसी कहानी को और साफ कर देता है। एक तरफ देखिए प्रॉफिट का ये लंबा सा ग्रीन बार 31.5% ऊपर, और दूसरी तरफ रेवेन्यू का ये छोटा सा रेड बार 6.4% नीचे। तो पिक्चर एकदम क्लियर है, कंपनी प्रॉफिट बनाने में तो माहिर हो रही है, पर सेल्स बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो रेवेन्यू की कमजोरी के बावजूद लोग इस स्टॉक को लेके इतने पॉजिटिव क्यों हैं? चलिए अब इसके बुल केस को समझते हैं। मतलब वो क्या चीजें हैं जो इस कंपनी को मजबूत बनाती हैं। सबसे पहली और बड़ी बात है मार्जिन। 22% से ज्यादा का मार्जिन एक्सपेंशन, ये बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, डोमेस्टिक मार्केट में इनका दबदबा है, जहां ये 12% की सालाना ग्रोथ दिखा रहे हैं। और ये देखिए इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 30.52% कर दी है। जब बड़े खिलाड़ी पैसा लगाते हैं तो ये एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होता है। साथ ही पेन, रूमेटोलॉजी और डर्मा जैसे सेगमेंट्स में ये मार्केट लीडर हैं और इनका ब्रांडेड जेनेरिक सेगमेंट तो 28% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ा है। ठीक है, तो ये तो हो गई अच्छी बातें, पर जैसा कि हम जानते हैं सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब बात करते हैं बेयर केस की, यानी वो कौन से बड़े रिस्क हैं जो कंपनी के सामने खड़े हैं। ये स्लाइड आप कह सकते हैं एक तरह का तराजू है। एक तरफ हैं इसके पॉजिटिव्स, स्ट्रॉन्ग मार्जिन, डोमेस्टिक मार्केट में दबदबा, इंस्टीट्यूशंस का भरोसा, और दूसरी तरफ है नेगेटिव्स। सबसे बड़ा है US FDA का सिरदर्द, इनके तारापुर प्लांट को लेकर। फिर इनके इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में भी उतार चढ़ाव है और API की कीमतों का प्रेशर तो बना ही हुआ है। चलिए इन चिंताओं को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे बड़ा कांटा है US FDA का। इनके तारापुर API फैसिलिटी पर दिसंबर 2025 में 3 ऑब्जर्वेशंस मिले थे, जिसकी वजह से इनका US बिजनेस फंसा हुआ है। ये अमेरिका का बाजार इनके लिए एक अकिलीज हील यानी सबसे कमजोर कड़ी बना हुआ है। इसके अलावा इनका एंटी मलेरियल बिजनेस 21% गिरा है और API सेगमेंट भी कीमतों के दबाव की वजह से फ्लैट चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब मुश्किलों से निकलने के लिए मैनेजमेंट का प्लान क्या है। चलिए अब नजर डालते हैं इनके FY27 के ग्रोथ ब्लूप्रिंट पर। मैनेजमेंट ने 4 बड़े कदम उठाए हैं। पहला है यूनिकेम के साथ सिनर्जी बनाना, मतलब उनके APIs को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करके मार्जिन बढ़ाना। दूसरा, सबसे जरूरी, US बिजनेस को रिवाइव करना, उसे एक कॉस्ट सेंटर से प्रॉफिट सेंटर बनाना। तीसरा, डोमेस्टिक मार्केट में जो इनके पावर ब्रांड्स हैं उन पर फोकस करना। और चौथा, रॉ मटेरियल और एनर्जी की कम कीमतों को लॉक करके कॉस्ट बचाना। और मैनेजमेंट की इस पूरी स्ट्रैटेजी को ये एक लाइन बहुत अच्छे से समझाती है। FY27 का लक्ष्य 2 पाइपों को जोड़ना है ताकि मुनाफा आसानी से बह सके। मतलब यूनिकेम और IPCA को इस तरह जोड़ना कि प्रॉफिट्स बिना रुकावट के फ्लो करें। तो ये टेबल एक तरह का स्टेटस अपडेट है। यूनिकेम इंटीग्रेशन का प्रॉफिट पर सबसे ज्यादा असर होगा और ये अभी प्रोसेस में है। डोमेस्टिक ग्रोथ तो पहले से ही मजबूत है और ये स्टेबिलिटी देती रहेगी। US मार्केट का रिवाइवल, उसका अभी इंतजार है। FDA क्लियरेंस मिल जाए तो ये गेम चेंजर हो सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सब कुछ ठीक है, कंपनी अच्छी है, प्लान भी है, लेकिन क्या ये स्टॉक सही कीमत पर मिल रहा है? मतलब वैल्यूएशन क्या कहता है? सबसे पहले देखते हैं इसका PE रेशियो, जो कि लगभग 39.8 के आसपास है। अब 39.8 का PE, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कंपनी की हर 1 रुपए की कमाई के लिए लगभग 40 रुपए दे रहे हैं। और अगर हम इसे पूरे फार्मा सेक्टर के औसत PE, जो करीब 33 है, से कंपेयर करें तो IPCA साफ साफ महंगा नजर आता है। बाजार ने इसकी अच्छी ग्रोथ को पहले ही प्राइस इन कर लिया है। एक और मैट्रिक है TEG रेशियो, जो कि 2 के आसपास है। आमतौर पर माना जाता है कि 1.5 से ऊपर का PEG रेशियो थोड़ा महंगा होता है, मतलब ग्रोथ के हिसाब से कीमत ज्यादा है। लेकिन एक चीज है जो कॉन्फिडेंस देती है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए, प्रमोटर्स के पास करीब 45% है और म्यूचुअल फंड्स के पास 30% से ज्यादा।
जब प्रमोटर्स और बड़े फंड्स इतना बड़ा हिस्सा रखते हैं तो ये कंपनी में उनके गहरे भरोसे को दिखाता है। तो फाइनल टेक अवे क्या है? बात सीधी सी है, आईपीआई एक टॉप क्वालिटी बिजनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका वैल्यूएशन भी टॉप पर है, मतलब कीमत थोड़ी ज्यादा है। तो ये थी पूरी कहानी। अब फैसला आपको करना है, लेकिन हमेशा याद रखें, अनुशासन के साथ ट्रेड करें। उम्मीद है आपको इस एनालिसिस में मजा आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट पर और डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। एक हाई क्वालिटी कंपनी जब कुछ टेम्पररी मुश्किलों से गुजर रही हो तो असली सवाल यह है कि क्वालिटी के लिए कौन सी कीमत बहुत ज्यादा महंगी होती है। इस पर सोचिएगा जरूर। देखने के लिए शुक्रिया।